नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ने में व्यवधान आ रहे थे क्योंकि इंडिया के बारे में जानकारी शायद टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं आ रही थी। अक्सर कभी कभार इस तरह का ट्रिप जो है वो हमारा एप्लीकेशन ले जाता है। एप्लीकेशन टीम से इस बारे में काफी बहस भी होती है, लेकिन वो आपके सामने करना ठीक नहीं होता। अदरवाइज वो कभी कभार जब ट्रिप लेता है तो मूड हमारा भी एक तरह से खत्म हो जाता है। कल भी इसी तरह से हुआ। आपकी क्लास में मैं विद्यमान था, प्रेजेंट था, लेकिन आपकी क्लास नहीं कर पाया। उसका मुझे खेद है और उसका खुद से मैंने करेक्शन ये लिया है कि मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस लिया करता हूं, लेकिन इस बार मैं सैटरडे संडे को भी आपकी क्लासेस लूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी कुछ छूटा है, वो मैं अंदर से इतना मेरी प्लानिंग का हिस्सा होता है और वो रिदम टूटता है। आप एज एन स्टूडेंट पता नहीं कितना नुकसान आपको साइकोलॉजिकली होता होगा, लेकिन मेरा मूड ऑफ इतना हो जाता है कि फिर मैं प्रॉपर तरीके से ना तो बाकी काम कर पाता हूं, मतलब सोने में भी आनंद नहीं आ रहा होता है ना। तो खैर कुछ नहीं, अल्टीमेटली आपके साथ आज उपस्थित हो चुके हैं। और मतलब एक होता है ना, आपके प्रयास इतने काबिल हो कि आपको अपने ऊपर ये कहते हुए गर्व हो कि मैंने कोशिश की थी। तो कोशिश मैंने कल भी की थी। अक्सर बीच में जो हमारे पुराने विद्यार्थियों ने पता भी होगा, हम अक्सर क्लासेस नहीं स्किप करते जब तक कोई अनटिल अनलेस ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब हमारे हाथ में क्या है? सैटरडे संडे का टाइम हमारे हाथ में है, तो उस दिन मैं आपकी क्लासेस लूंगा। सैटरडे संडे भी आपकी क्लासेस होंगी, ये मैं आपको अपनी तरफ से अभी अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप प्लीज उसमें प्रेजेंट रहिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कुंदन, पूजा, आरती, राजू, विकास, आशीष, नीरज, रूबन, रुपेश, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अच्छा आप में से अगर कोई भी साथी हमारे साथ प्रेजेंट था, कहां पर प्रेजेंट था? आज का जो अंकित इंस्पायर इंडिया का सेशन हुआ था, उसमें हमने एक सेशन में जिक्र किया था। जिक्र यह था कि चाइनीज शिप जो कि फिश पकड़ने के लिए निकला था, वो पानी में इंडियन ओशियन के अंदर डूब गया। तो इंडियन ओशियन में जहां वो डूबा, वो जगह इंडिया के मेन लैंड से 900 नॉटिकल माइल दूर है। तो अब हमने वहां पर सेशन के अंदर ये जिक्र किया है और हमने बताया था कि भारत की तरफ से P8I, अगर आप नहीं देख पाए हैं सेशन किसी कारणवश, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूं। अभी एक चाइनीज शिप डूबा था जो कि साउथ अफ्रीका से जाकर के दक्षिण कोरिया जा रहा था। तो दक्षिण कोरिया में जाते समय रास्ते में एक जहाज डूब गया जो मछली पकड़ने के लिए निकला था। लगभग 39 लोग लापता हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी तरफ से P8I एक खोजी वाहन भेजा उसे ढूंढने के लिए। ये मैं कंटेक्स्ट बता रहा हूं कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं। हमने कितना दूर भेजा? तो आंसर था कि हमने यहां से लगभग 900 नॉटिकल माइल एक अपना खोजी एयरक्राफ्ट भेजा था। अब यह बात भी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यह चर्चा आई है नॉटिकल माइल की, इसलिए आज के सेशन में चूंकि हम पढ़ाने वाले भी नॉटिकल माइल थे और यह चीज निकल कर आ रही है, तो एक कोइंसिडेंस है। समुद्र में जब दूरियां नापी जाती हैं तो समुद्र की दूरियों को नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो ये कितना होता है नॉटिकल माइल्स? तो आइए आज के सेशन में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो ये तथ्यात्मक जानकारी आप याद कर लीजिए। तथ्यात्मक जानकारी ये है कि एक नॉटिकल माइल 1.1508 लैंड माइल्स, यानी अपने मतलब जमीन पर जो अपन सामान्यतः माइल्स गिनते हैं उसका भी ये बड़ा हिस्सा है। यानी कि 1.15 मिलेंगे लैंड माइल्स, तब जाकर नॉटिकल माइल्स बनता है, नंबर एक। और किलोमीटर्स में जिन्हें आप जानते हैं 1.85 किलोमीटर। तो एक प्रकार से ये समझिए कि हम यदि ये बोल रहे हैं कि यहां से 900 नॉटिकल माइल दूर था, तो एक प्रकार से 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 900, तब जाकर जो नंबर निकल कर आएगा, इतना दूर पानी में वो जहाज डूबा था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि आप इस बात को समझ पाए। थोड़ा मतलब लमसम अगर हम ये बात कर सकते हैं कि जितना भी दूरी है, अब आप उसको दिमाग के अंदर बिठा पाएंगे। अब एक बात बड़ी बनती है, सर पानी के अंदर, यानी कि ये इंडिया है और इंडिया के नीचे वाले पानी को नाम दिया गया है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, तो एक बहुत ही लेमैन सवाल बनता है। मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो दिमाग में बचपन में ये सवाल आता था कि क्या ये पूरा पानी हमारा है, क्योंकि नाम इसका इंडियन ओशियन है। बोले ऐसा क्यों सोचते हो? बोले हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि जब इंडिया नाम होने से ये देश हमारा है, तो इंडियन ओशन होने से क्या ये हमारा समुद्र है?
ये सवाल तो लाजमी है और ये सवाल बनना भी चाहिए। लेकिन हम इस तरह की सोच रख सकते थे क्योंकि इंडिया के अंदर जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, इंडिया के अंदर जितने भी डैम्स हैं या लेक्स हैं, वो तो हमारी ही हैं। तो क्यों ना इस इंडियन ओशन को हम अपना मान लें। लेकिन हम अपना मानते उससे पहले हमें कुछ और चीजें दिखाई दी। क्या दिखाई दी कि इंडियन ओशन में केवल इंडिया ही थोड़ी है, इंडियन ओशन में श्रीलंका भी है, इंडियन ओशन में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भी अटका हुआ है, इंडियन ओशन में एक तरफ अफ्रीका के भी बहुत सारे देश अटके हुए हैं, इंडियन ओशन में गल्फ कंट्रीज भी अटकी हुई हैं, आसियान कंट्रीज भी अटकी हुई हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब अटके हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन ओशन में तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका पानी साझा होता है। बड़ी समस्या बन गई यार, नाम इंडियन ओशन है और पानी इतने सारे लोगों के साथ टच हो रहा है, तो फिर समुंदर है किसका, यानी इंडियन ओशन को हम किसका माने, यह सवाल बहुत बड़ा बनता है। और जब हम इंडियन ओशन को किसका माने, अगर यह सवाल बड़ा बनता है तो इसका जवाब खोजना भी हमारी जिम्मेदारी है कि भाई ये पानी तो हमने देख लिया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में एक कॉमन प्रैक्टिस करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि इंडियंस की नेचर है ये। आप में से मैं भी एक हूं और मैं भी ऐसे ही करता हूं, यूं समझ लीजिए। हमारे घर के आगे की सड़क हम अपनी मानते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने इस तरह का व्यवहार अक्सर नोटिस किया होगा। आपके घर के आगे जो सड़क बनी हुई है, आप समझते हैं कि यह आपका बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपकी गाड़ियां आपकी साइड खड़ी होंगी, किसी और की गाड़ियां आपके बाहर खड़ी नहीं हो सकती। ये आपने अपने मन में ये धारणा बिठा ली है और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, लोगों की गाड़ियां अपने अपने घरों के आगे खड़ी होती हैं। वास्तविकता में साथियों आंसर यह है कि आपने सड़क नहीं खरीदी है, आपने घर खरीदा है। सर, घर के साथ तो सड़क फ्री आती है? जी नहीं, आपके लिए सरकार ने रोड टैक्स लिया है, जमीन आपके नाम नहीं की है। कल को तो आप वहां पर निर्माण कार्य करके भी कह सकते हैं कि यह जगह तो मेरी है। इसी प्रकार से हमारे मन में जब घर के आगे की सड़क हमारी अपनी लगती है, ऐसे ही हमारे देश के आगे का पानी हमारा ना लगे, यह कैसे हो सकता है? यह अपने आप में बड़ा ट्रबलसम विषय है। टेक्निकली यह पूरा क्षेत्र हमारा होना चाहिए, जहां जहां तक जाए वहां वहां तक हमारा होना चाहिए। चलिए, भारत तो फिर भी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का अर्थ हुआ कि हम लोगों से व्यवहार कुशल हैं। हम लोगों को उनके दुख दर्द के आधार पर कि चलो भाई, गलती से हमने कह दिया कि हाँ भाई श्रीलंका, अब तुम्हारे आसपास का पानी भी हमारा हुआ, या फिर हमने बांग्लादेश से कह दिया बांग्लादेश, अब तुम्हारे आगे का पानी भी हमारा हुआ। यह हम कह सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट पावर हैं। सॉफ्ट पावर मतलब हम सेना के दम पे नहीं, हम व्यवहार के दम पर लोगों से बातें करते हैं। लेकिन जो हार्ड पावर कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, अगर वो चाह ले तो ऐसे तो जहां जहां उसका समुद्र है, एक तरफ पैसिफिक ओशन और एक तरफ अटलांटिक ओशन, दोनों तरफ उसके आगे की जो जमीन है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। और तो और दुनिया के इतने सारे देश हैं, हालांकि कुछ ही देश लैंडलॉक हैं जिनके पास समुद्र नहीं है। दुनिया में जितने ज्ञात देश हैं उनमें से मेजॉरिटी 90% देश तो ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं से समुद्र टच करता है। ऐसी स्थिति में हर देश अगर ये क्लेम करने लग गया मेरा समुद्र मेरा है, तो बड़ा मामला फैल जाएगा। इससे निपटने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन क्लॉज फॉर सीज। एक संस्था के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि भाई कौन सा पानी किसका माना जाएगा। क्योंकि पानी, जैसे हम लोग क्या कहते आते हैं ना, ये नदियां, ये पवन के धोरे, इन्हें कौन रोके, है ना, हवा, प्रकाश, ये तारे, इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते ये किसका है। समुद्र पर कब्जा हो सकता है। और विशेष रूप से तो तब साथियों जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, जिस समय ब्रिटेन वगैरह इतने पावरफुल देश बने हैं, उस दौरान तो ये लोग नेवी के कारण पावरफुल बने थे। यानी कि इनकी समुद्री ताकत इतनी जबरदस्त हुआ करती थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की, कि ये पूरे समुद्र पर चाहते तो राज कर सकते थे। और आज भी आप देखते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत सारी की पोजीशंस ऐसी हैं जिन पर ब्रिटिशर्स का या फ्रांसीसियों का या यूरोपियन या अमेरिकन का कब्जा है। तो इसका मतलब यह निकल कर आया कि कहीं ना कहीं समुद्र पर कब्जा करने के बारे में सोचा तो होगा। और जो आज आप देखते हैं कि चीन के दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी पर सो कॉल्ड रीजनल हार्ड पावर, दैट इज चाइना, क्योंकि वो भी एक तरह की बड़ी उभरती हुई शक्ति है,
वो उस पूरे समुद्र को ही अपना बता रही है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन लगना जरूरी था। साथियों, इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह डिसाइड किया गया कि जितना भी पानी हमें आसपास दिखाई पड़ता है, उस पानी को हम एक साथ दुनिया के देशों के लिए एक ही प्रकार के नियम से गवर्न करेंगे और इसी नियम के तहत दुनिया के समुद्रों को उस देश के आगे के हिस्से में बांट दिया गया। कैसे, आइए आगे देखते हैं। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से बांट दिया गया। कैसे? भारत का नक्शा आपने देखा। भारत के नक्शे से, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं। समटाइम्स क्या होता है, हम जब मैप को देखते हैं तो मैप में ना कहीं आपको इस तरह से ये इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये जितने भी मैप होते हैं, दीज आर नॉट ऑन राइट स्केल, है ना। एग्जैक्ट मैप तो जब सरकार जारी करती है वही होता है। ये सब तो नक्शे हैं, मतलब लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया समझने के हिसाब से। ऐसी स्थिति में जब हम इन मैप्स को ध्यान से देखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इंडिया में देखें तो चिल्का लेक थोड़ा अंदर की तरफ घुस के है, या कई जगह पर एस्चुरीज बनी हुई हैं, कई जगह इधर की तरफ ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर का मतलब केरला के अंदर समुद्र का पानी थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है, जहां पर वेमनाड जैसी लेक्स बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यह बड़ा डिस्कशन करना मुश्किल होता है कि कौन से क्षेत्र को बॉर्डर माना जाए। तो यूएन क्लॉज के तहत यह डिसाइड किया गया कि जो भी देश हैं उनके बिल्कुल बाहर के जो आउटस्कर्ट्स बॉर्डर हैं, यानी जो एकदम बाहर का लाइन है, जैसे आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये बेस लाइन है, यहां से आगे अब इनकी कोई लैंड फॉर्म नहीं है, लैंड नहीं है। उस बेस लाइन से डिसाइड किया गया डिस्टेंस को और उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। कौन से भाग थे वो तो बताएंगे ही, लेकिन आप डिस्टेंसेस याद कर लें क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बेस से, यानी कि बिल्कुल बेस लाइन से। बेस लाइन फिर से मैंने बता दिया ना, वो सारे उभार वगैरह को मिटा के एक सीधी लाइन सबसे बाहर खींच दो आप। जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि हमारा बॉर्डर यूं यूं है, तो आप इसकी चिंता मत करिए, आप सीधी यूं लाइन खींच दो एकदम आउट, वहां से नाप लो। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक ये क्षेत्र जो माना गया दुनिया का, इसे एक्सक्लूसिवली आपका क्षेत्र माना गया, जिसे नाम दिया गया टेरिटोरियल सी। अर्थात क्या हुआ? अर्थात इसका यह हुआ कि यहां पर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है वो केवल और केवल आपका अपना क्षेत्र माना जाएगा और इस पानी को नाम दिया गया टेरिटोरियल वाटर। क्या नाम दिया गया? टेरिटोरियल वाटर। अब एक बड़ा सवाल बनता है, हां, अब एक बालक जैसे लिख रहा है, फिर तो सर श्रीलंका हमारा हुआ, है ना। ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो यह ऐसी स्थिति के अंदर ये जो आपने बात सोची, एक सेकेंड, कि सर श्रीलंका तो हमारा हुआ, ऐसी स्थिति में जहां जहां 2 देशों के बीच का पानी आ गया, उसके बीच में मध्य स्थिति डिसाइड कर ली गई। दोनों के बीचों बीच, जैसे मान लीजिए श्रीलंका और इंडिया है, दोनों के बीच बॉर्डर रेखा डिसाइड करके कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। 12 नॉटिकल माइल तो दूर श्रीलंका भी नहीं होगा हमसे, इवन बांग्लादेश तो हमारे साथ बॉर्डर लगा के बैठा हुआ है, फिर पानी कैसे डिसाइड करें? तो उनके जो जस्ट सामने वाला पानी है वो उनका डिसाइड किया गया, है ना। आइए, ऐसे 12 नॉटिकल माइल तक का पानी टेरिटोरियल वाटर हुआ। इसके बाद बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का पानी संलग्न क्षेत्र, संलग्न सागर को कंटीजियस सी। कंटीजियस सी किसको कहा गया? 24 नॉटिकल माइल तक को। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा गया। तो 3 तरह के वाटर हुए TCE। कौन कौन सा? टेरिटोरियल, C फॉर कंटीजियस और E स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 3 तरह के वाटर दुनिया में डिसाइड किए गए। इसका तर्क क्या निकला? इसका तर्क यह निकला कि मतलब अब तो हमको बस केवल यह समझना है कि टेरिटोरियल किसे कहा गया है, कंटीजियस किसे कहा गया है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहा गया है, बस यही समझना है। ठीक है, तो तीनों को एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल सी की बात करते हैं। यहां पर ये जो तथ्य लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1.85 ही है, ये 2 लिख दिया गया है मिस्टेक से, ये 1.85 है ना। तो ये टाइपिंग एरर है,
आप इसे 1.85 लिख दीजिएगा, जहां पर भी है करेक्ट कर लीजिएगा, 1.85 है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। इट एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इंडिया हैज कंप्लीट एंड मोनोपोली एक्सेस टू दिस एरिया। इसका अर्थ हुआ कि यदि इस क्षेत्र में कोई भी घुस गया तो वो हमारा माना जाएगा। अगर गलती से इस क्षेत्र में कोई जहाज चला आया तो वो जहाज भी हमारा है। जिस तरह से आप बॉर्डर क्रॉस करने पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई व्यक्ति एंट्री कर जाए, लगभग 21 किलोमीटर तक अगर कोई व्यक्ति एंट्री कर जाए, तो ऐसी स्थिति में वो पूरा की पूरा जहाज, व्यक्ति, कोई भी, चाहे कोई भी दूसरे देश का कोई वाहन अगर वो एंट्री कर जाए तो वो फिर हम अपना कब्जा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी नेवी के पास इतनी पावर हो कि वो घबराए नहीं। आपको याद होगा अपन ने कुछ दिनों पहले ही एक सुर्खी पड़ी थी, क्या, हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया था, याद है। उस ऑपरेशन समुद्रगुप्त में पाकिस्तान से लेकर के एक ड्रग जहाज आ रहा था। वो पानी में बिल्कुल हमारे तक नहीं पहुंचा था, वो पानी में खड़ा हुआ था। मैं आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा मतलब इस चीज को और गहराई से समझ लें। आप जब इंडिया का मैप देखते हैं ना, हमें क्या लगता है ये समुद्र हैं और सीधे जाएंगे और समुद्र में आराम से बढ़िया से व्यापार कर लेंगे। इंडिया के जितने भी कोस्ट लाइंस हैं उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत पता है क्या है? अपन लोग क्या सोचते हैं ना कि जमीन है, अगर जिसने समुद्र नहीं देखा है उसके बारे में विचार बता रहा हूं। अक्सर हम राजस्थानियों के साथ ऐसा होता है, हमने पानी नहीं देखा होता है। समुद्र जिन्होंने नहीं देखा है उनके बारे में बताता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लैंड के बाद सीधा पानी है, गए और गप से नीचे घुस जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे। लेकिन फिल्मों ने हमें एक अवेयरनेस दी, और अवेयरनेस क्या दी कि नहीं, यहां तो बहुत पानी की गहराई तक भी चलकर जा सकते हैं, यानी कि वॉक करके अंदर तक जा सकते हैं। कोस्ट अंदर तक होता है। यही हमारी मुसीबत है। हमारे पास सी बीचेस हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि सी बीचेस होने के कारण जो पानी के जहाज सामान लेकर कोस्ट तक आना चाहते हैं, वो इन बीचेस के कारण जमीन तक नहीं आ पाते। मतलब ये बात आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए। मतलब ये साथियों, हमारे बीचेस घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं हैं, या यूं कहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे नहीं हैं। बोले क्यों सर? मुसीबत क्या है, जो पानी के जहाज आप देखते हैं वो जितने बड़े आपको दिखाई देते हैं, वो अपने अंदर, यानी ऊपर आपको इतना ऊंचा दिखाई दे रहा है, वो पानी के अंदर भी उतना ही गहरा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शिप की कल्पना करिए, तो अगर मैंने एक शिप आपको बनाया कि एक शिप है, तो ये शिप आपको पानी पर यूं तैरता हुआ दिखाई देता है। बचपन में जब हम कागज की कश्ती पानी पर तैराते थे तो हमें लगता कश्ती ऊपर ही तैरती है बस। लेकिन जहाज के केस में ऐसा नहीं होता है। जहाज के केस में इस कश्ती का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूब के चलता है, बहुत बड़ा हिस्सा। और तो और उस हिस्से में भी पानी भर के रखते हैं ताकि जहाज को बैलेंस मिलता रहे। ये जहाज की डायनेमिक्स है, कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख लेना। पानी में डूब के चलता है, कई बार तो एक दो मंजिल, तीन मंजिल पानी में डूबा हुआ होता है जहाज का निचला हिस्सा। वो जहाज को बैलेंस करने के काम आता है। बैलेंस करने का मतलब, ये जब इतना मेट्रिक टन सामान लेकर चल रहा है, अगर वो सरफेस पर रहेगा तो वो तो टंबल करके गिर जाएगा। तो जितना ज्यादा इस पर माल रहेगा उतना ज्यादा ये गहराई में डूब कर चलेगा, ठीक है, ताकि ये गिरे नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो गहरे समुद्र हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन जो छिछले समुद्र हैं, यानी कि जो शैलो सी हैं, वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए। बिल्कुल अच्छे नहीं हुए से मतलब जहाज आएगा और समुद्र का तट पर पहुंचने से पहले ही बीच पर अड़ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है साथियों। इसी वजह से कभी आप गोवा घूमने जाएं या कहीं पर भी घूमने जाएं तो आप देखेंगे कि बड़े जहाज सी बीच से बहुत दूर, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर पानी में खड़े होते हैं, और उस पानी में वो सामान को लेकर खड़े हुए हैं, और वो वही लंगर डाल के खड़े हो जाते हैं, और वहां से
वो जहाज से छोटे छोटे और जहाज जो बोट्स हैं, जो हल्का सामान ले जा सकती हैं, उन बोट्स पर सामान डाल करके कोस्ट तक भेजते हैं। तो हमारी कोस्ट लाइन बड़ी भले ही हो, उपयोगी नहीं है। फिर आप कहेंगे सर ये तो बहुत बेकार बात है। ऐसा नहीं है, अगर नेचुरली नहीं है तो हम कृत्रिम रूप से तो बना सकते हैं ना। इसलिए भारत ने जो बंदरगाह बनाए हुए हैं या पोर्ट्स बनाए हुए हैं, वहां पर कोस्ट को बहुत अच्छे से गड्ढे कर करके, यहां की मट्टी हटा करके, बहुत गहरे गहरे बना करके फिर जहाज को बॉर्डर तक लेकर आते हैं। इसीलिए कई बार आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता होगा कि यार हमारे देश में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो लिमिटेड हमारे पास में पोर्ट्स क्यों हैं? गिनती के 10-15 कोस्ट पोर्ट्स हैं, लगभग 13 पोर्ट्स हैं ऑफिशियली, शायद 13 या 14, देख लेना एक बार, जब पोर्ट्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे एकदम एग्जैक्ट डेटा क्या है। लेकिन ऐसी स्थिति में इतने बड़े देश में 13-14 ही पोर्ट क्यों हैं? जगह जगह होने चाहिए। क्यों यह कहा जाता है कि अडानी का पोर्ट जो है वही बहुत बड़ा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट है? क्यों यह कहा जाता है कि भारत का विशाखापट्टनम पोर्ट डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है? ऐसी स्थिति के अंदर ये जो पोर्ट्स है ना, ये हमारे पास लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि यहां पर हमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदकर किलोमीटर तक गड्ढे गड्ढे खोद करके हमें जहाजों को अंदर लाना पड़ता है। ठीक है, तब सोचिए समुद्र के अंदर अगर पोर्ट बनाना हो तो कितना मुश्किल काम है। जमीनों को गड्ढा करना है और जमीन को ऐसा भी नहीं करना है कि वो जमीन बह के चली जाए। आपको पूरा समुद्र के तट पर पत्थर लगाने हैं, अंदर तक किलोमीटर्स तक चिनाई करनी है। गड्ढे जितने खोले हैं आपने, अगर तीन मंजिल तक खोद दिया है तो पूरा बड़ा पत्थर लगाकर, लाइन माइन सब लगाकर, ताकि ऐसा ना हो कि जहाज आए और आपकी मिट्टी धंस जाए और जहाज फिर निकल ही ना पाए। ऐसी स्थिति में पोर्ट निर्माण अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। हालांकि अगर आपको ये पहली बार पता चला है तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता सकते हैं कि हाँ ये बड़ा क्यूरियोसिटी वाला पार्ट था, पता पहली बार चला है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो फिर से रिलेट करते हैं चीजों से। कैसे? ये 12 नॉटिकल माइल की जो मैंने आपको जगह बताई ना, इस जगह में ऐसे ही पाकिस्तानी शिप आकर पानी में कहीं खड़ा हो गया था। उसे क्या लगा? उसे लगा इंडिया वालों को पता नहीं चलेगा, हमारी नेवी को, हमारी कोस्ट गार्ड्स हैं उनको पता नहीं चलेगा, इतने तरह के जहाज खड़े हुए हैं, हमारा भी एक जहाज लंगर डाल के खड़ा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है असल में, जितने भी ड्रग्स या इलीगल काम होते हैं। जैसे मुंबई पर जब हमला करने के लिए आतंकी आए थे तो वो सी बीच से आए थे, पोर्ट से नहीं आए थे, बीच के माध्यम से आ गए। हम लोग सोचते ही नहीं कि जहाज वहां से आएगा, तो वो हल्की सी बोट पर बैठकर चले आए तो वो तो बीच तक आ जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसी स्थिति में हमने पानी में खड़े जहाज को जब्त किया था जो भारत के टेरिटोरियल जोन में एंट्री कर चुका था। उम्मीद है अब आपको टेरिटोरियल वाटर प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक ही डाउट बचता है और वो ये है कि श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनके केस में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि टेरिटोरियल वाटर कहां का है? तो दोनों देशों के बीच में यूएन क्लॉज के हिसाब से एक दोनों के बीच का माध्य निकाल लिया जाता है कि तुम्हारे और इनके बीच में ये जगह जो है ये माध्य कहलाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो फिर हमको जगह मिलती है 24 नॉटिकल माइल की। अब ये क्या कहानी है? इधर आइए। कंटिजुअस जोन कहा गया, क्या है? इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, 12 नॉटिकल माइल तक तो कोई घुस गया तो मारा जाएगा। अच्छा, यानी कि वो अब हमारा हो गया, हमसे परमिशन लेकर ही अंदर आ सकता है। मतलब यह हुआ कि 12 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया ही है। ये पूरा क्षेत्र इंडिया जो आप लैंड पर देख रहे हो ये इंडिया नहीं है, आगे 12 नॉटिकल माइल तक भी इंडिया ही इंडिया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। यानी हमारा क्षेत्रफल देख करके हम भौगोलिक रूप से भले ही कहते हो हम इतने लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं, लेकिन हम समुद्र में भी गहरे तक फैले हुए हैं। यह हमारा एडेड एडवांटेज है। हमारे पास में ऐसी जगह है जो कि आगे तक बढ़ रही है। ठीक है ना? रानी सिंह पूछ रही हैं कि सर क्लास नोट्स कब तक मिलेगा? बेटा नोट्स तो आपको तुरंत हर बैच के तुरंत क्लास के तुरंत बाद ही दिया जाता है। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो हैंड रिटन नोट्स लिखाई जा रहे हैं, वो आपको इस कोर्स में या इस फीस में शामिल नहीं है, वो मेरे प्रॉमिस में भी शामिल नहीं है। आप उस चीज के लिए मुझे मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं। वो बन जाएंगे, आप लोग जहां मंगाना चाहेंगे वो आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। प्रिंट की कॉस्ट पर, जितने में जेरोक्स निकलता है उतने में मैं बनाकर आप तक भेज दूंगा।
ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमको आप उसकी वो भेज दीजिएगा, वो भी हम कर देंगे ना, सॉफ्ट कॉपी भी भेज देंगे, ठीक है। चलिए, शुभम राजश्री बेटा दे चुके हैं, हम पहले ही दे चुके हैं, है ना। एक बालक लिख रहे हैं अमोल कुमार, सर बीपीएससी के लिए आप बैच लेने का प्लान कर रहे हैं क्या? अमोल बिल्कुल हम प्लान करेंगे, है ना, लेकिन एक बार हम राजस्थान में पूरी तरह से टीम को तैयार किए हुए हैं। काफी सारे टीचर से आजकल लंबी लंबी मीटिंग्स चल रही है ना। जो पसंद आ रहे हैं उनका पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है, जिनका पढ़ाना पसंद आ रहा है उनके पास कंटेंट नहीं है, तो बहुत सारी अभी चैलेंजेस चल रहे हैं। इन दिनों काफी सारा टाइम उसमें बीत रहा है। एक बार हम राजस्थान स्टेट पीसीएस शुरू करेंगे, उसके बाद बिहार पीसीएस पर आएंगे, है ना। बिहार पे भी आना है, यूपी पर भी आना है। 4-5 स्टेट पीसीएस हैं जो हमने लिखे थे, उनको कवर करना है हमें, ठीक है। राजन कुमार लिख रहे हैं सर बीपीएससी के लिए बैच लाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। राजन डेफिनेटली भैया, मतलब ये हमारी प्लानिंग का भी हिस्सा है और निश्चित ही, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि बिहार पीसीएस के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है अच्छे टीचरों के लिए, ठीक है ना। क्या बात है प्रेम कुमार, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, टीचर वही जो कंसेप्ट सिखाए, हमारे प्यारे अंकित सर। वाह यार, मतलब तुम तो एकदम रोमांटिक हो गए हो, हैं। सतेंद्र बिल्कुल। आशीष लिख रहे हैं सर मैं पीछे वाला बिल्कुल भूल गया हूं, क्या करूं, सब जीवन भर याद रहे, प्लीज ऐसे कोई हेल्प करें। भैया बात ऐसी है कि अगर पिछला याद कर रहे हैं तो रिवीजन करना होता है। आप सेम डे रिवीजन करें, 7वें दिन रिवीजन करें और 21st डे रिवीजन करें। बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रहेगा भाई, ये तो आप लोगों को पहले ही से पता होना चाहिए, है ना। सेकंड क्लास की पीडीएफ नहीं है श्वेता, बेटा क्लास 1 में ही हमने इतना कंटेंट डाल दिया है आप लोगों के लिए कि वही सेकंड क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, वही थर्ड क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, पहले ही दिन अपडेट कर दिया था, है ना। ठीक है, इजाजत हो तो बढ़े आगे। मैंने कमेंट्स इसलिए देखे कहीं किसी को ये ना लगे कि सर ने तो रिकॉर्डेड क्लास चला दी है, इसलिए। अंडमान निकोबार का कैसे होगा आकाश, बिल्कुल इसी तर्ज पे अंडमान निकोबार का भी है, उसी के चारों तरफ नॉटिकल माइल्स के हिसाब से। आशुतोष कुमार पूछ रहे हैं आज क्लास कब से शुरू हुआ? 9 बजे क्लास शुरू हो गया था। फ्रस्ट्रेशन के चलते मैं 8:55 पे क्लास में एंट्री करके बैठ गया था। मैंने कहा आज अटक गई ना तो मैं एप्लीकेशन वालों के ऊपर गरज के बरसने वाला था। मैंने कहा भाई साहब 3 टप्पर उखाड़ देंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कल, ठीक है। देव ठीक है बेटा, मैंने वैसे कल उनको बोल दिया था, लेकिन एक बार के लिए फिर से बोल देता हूं, है ना। 1 सेकेंड। एक मिनट, क्योंकि बोला था उनको। आज और देख लेता हूं। एशिया और अंटार्कटिका के क्वेश्चंस के लिए, है ना। नित्या सर आरएएस की फीस इतनी कम फीस होगी कि जिस दिन तुम आरएएस बन जाओगी उस दिन तुम सोचोगे कि सर ने बहुत कम में मुझे आरएएस बना दिया, अब सर को चल के और पैसा देना चाहिए, इतनी कम होगी, ठीक है। विजय चौहान बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। अभिषेक, क्योंकि भैया ओशन बहुत लंबे चौड़े होते हैं ना, अगर उनको इन किलोमीटर्स में नापेंगे ना तो फिर दूरी ट्रेवल करने में आनंद नहीं आएगा लोगों को, ठीक है। चलिए, हाँ सब स्टेट पीसीएस वालों का नाम लिखा हुआ आ रहा है, यूपीएससी का भी बीपीएससी का भी, बिल्कुल। अगर इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ लें। हाँ हाँ, सब ने मुझे पता चल गया आप डिफरेंट स्टेट से हैं और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, मुझे पता चल गया। प्लीज आगे आइए अब, ठीक है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, टेरिटोरियल वाटर मैंने आपको बता दिया था, टेरिटोरियल वाटर समझ में आ गया, तो एक प्रकार से ये पूरा क्षेत्र हमारा है। अच्छा, अब कोई भी जहाज इंडिया में आना चाहता है तो एक शब्द है आपने अक्सर सुना होगा, और आप में से कई लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये नौकरी बड़ी पसंद आती है। कौन सी नौकरी? कस्टम इंस्पेक्टर है, कस्टम एंड एक्साइज, कई जगह आपने सुना होगा। अच्छा, ये नाम जब सुनते हैं तो आपको अचानक
याद आता है और ये तो बड़ा तगड़ा काम होता है। इसमें फिर एक पोस्ट होती है एग्जामिनर की, नाम सुनते हैं आप लोग, इस पोस्ट के बारे में भी जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यही से सारा केस है जो आपको समझ में आना चाहिए। और वो क्या है, ये जो बेटा कस्टम एंड एक्साइज वाले हैं ना, इनका काम क्या है असल में, भारत की सीमा में जब कोई जहाज घुस आया तो वो भारत की सीमा का टैक्स पे करेगा। जैसे आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, सड़क का उपयोग करते हैं, तो टोल टैक्स देते हैं, सड़क पर चलने का टोल टैक्स है। लेकिन इंडिया आने का जो टैक्स है उसे कस्टम ड्यूटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। आप में से कई लोग सुनते हो कस्टम इंस्पेक्टर था साहब, वो बहुत पैसा कमा लिया उसने। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले टोल पर लोग जो बैठा करते थे वो बहुत पैसा कमाते थे। क्यों? क्योंकि तब कोई ऑटोमेटिक सिस्टम तो हुआ नहीं करता था। टोल पे कोई भी भाई साहब मेरी 10 गाड़ियां आ रही है निकलवा देना, बोले ला यार दे। तब कोई कैमरे फैमरे तो होते नहीं थे। हाँ जा जान दे, तेरी 10 गाड़ी जान दे भाई साहब, मेरे 10 ट्रक हैं, इतना रुपया ले लो, इतने में निकाल दो, चल जाते थे। ठीक है, तो वो जो जिस प्रकार से टोल टैक्स होता था पहले, एक जमाने पर कस्टम ड्यूटी के साथ ऐसा हुआ करता था। जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन इंडिया के बॉर्डर में एंट्री कर गया तो किसी को जम गया, कोई इंस्पेक्टर के दिमाग में बैठ गया कि हाँ ठीक है, इस जहाज को बिना ड्यूटी के या कम ड्यूटी के साथ निकाल देते हैं। वही टोल टैक्स के साथ है ना, जैसे टोल टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, ऐसे वो इंस्पेक्टर हो गया। क्लियर है? उस समय कस्टम वाले बढ़िया पैसा रिश्वत में कमा लिया करते थे और खूब बदनाम भी हुए थे, काफी नाम भी आया था। लेकिन अब चीजें ऑटोमेशन में चली गई हैं, ऑटोमेटिक होने लग गई हैं। अब तो जहाज घुसता है उसकी जानकारी भी सरकार को पहले पता चल जाता है कि हाँ भाई जहाज आ गया है। जहाज पर बारकोड से स्कैन हो जाता है पहले कि फलाना जहाज आ रहा है। तो अब तो चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं। लेकिन अगर आपको कस्टम वर्ड याद आ रहा हो तो आप चीजें थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, नंबर 1। अच्छा, दूसरा, अब जब कस्टम आपको समझ में आया तो अब मुझे एक बात बताओ, अंदर घुस गया तब कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन सवाल बताओ, ये टोल टैक्स है, जैसे ना ये रोड जा रही थी, इस रोड पर यहां टोल टैक्स लगा हुआ था, आपकी गाड़ी यूं आ रही थी, आप टोल क्रॉस करोगे तभी तो पैसा दोगे ना। तो टोल से पहले आपने जो रास्ता तय किया, उसके बाद टोल क्रॉस करते ही आपको पैसा देना है। ऐसी स्थिति में आपका वेटिंग पीरियड कहां है, मतलब गाड़ियों की लंबी लाइन कहां लगेंगी, इधर ए साइड या इधर बी साइड। कॉमन सेंस है, जब टोल क्रॉस करके इधर जाना है तो लाइन तो यहां लगेंगी। वेटिंग एरिया है ना, ये आपका नंबर आएगा उसका वेटिंग है। यानी इंडिया की टेरिटरी में घुसने से पहले हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला टेरिटोरियल वाटर था, ये कंटिन्यूअस जो जोन है हमारा, इस क्षेत्र में हम सीमा शुल्क कि हां भाई अगर चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर चाहते हो इंडिया की टेरिटरी में एंट्री करना, जाओ आराम से, हमारा कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है इस पे, लेकिन चाहते हो तो यहां से भी टैक्स जमा करा सकते हो। आ गए हो तुम हमारे क्षेत्र में। आप पूछेंगे तो क्या पानी में तैरते हुए होते हैं क्या सर सारे सिस्टम? तैरते हुए नहीं होते, लेकिन एक बार इधर घुस गए तब तो देना ही देना है। ये वो एरिया है जिस समय आप सोच रहे हैं कि इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसा भी होता है क्या, इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं? हां, हो सकता है। क्यों? अरे भाई, जहाज को ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया के पानी में जाना ही नहीं है, मैं श्रीलंका के पानी में खड़ा होकर के दूसरे जहाज में पानी सामान डाल करके चला जाऊंगा, बड़ा जहाज लेकर के क्यों जाऊं? क्योंकि टैक्स तो सामान के ऊपर लगता है, ज्यादा सामान होगा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो हो सकता है सिंगापुर में रुक जाए। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपको मैं हालांकि अलग दिशा में बहुत सारी जानकारियां दे रहा हूं। अब ये जानकारी ले लेंगे तो आपको बहुत सारा काम इसलिए बन जाएगा कि आपको दिमाग में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सिंगापुर कैसे बना, या फिर इस समय हम्बन टोटा को या कोलंबो को श्रीलंका के अंदर चीन कैसे विकसित कर रहा है। फिलहाल के लिए निकोबार को लेकर के भारत सरकार की योजना क्या है, वो सारी बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। क्या होता है, जब आप पानी के अंदर एंट्री करते हो ना, तो एंट्री करते ही आप टैक्स के लिए लायबल हो जाते हो। टैक्स कितना देना है? अगर आपने हमारा वाटर यूज कर लिया तो जितना सामान आपके जहाज पर लदा हुआ है उस जहाज की वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना है। ऐसे नहीं होता है कि सर मेरी तो गाड़ी अल्टो हो चाहे फॉर्च्यूनर हो, मेरे को तो टोल 60 रुपए ही देना है। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। अगर माल कम है कम टैक्स है, माल ज्यादा है ज्यादा टैक्स है। ऐसी स्थिति में
बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जहाज ऐसे होते हैं जिनको सारा माल इंडिया नहीं उतारना, कुछ माल उनको श्रीलंका उतारना है, कुछ उनको यमन उतारना है, कहीं ओमान उतारना है, इजिप्ट उतारना है, कहीं और जगह लेके जाना है। ऐसी स्थिति में वो पूरा जहाज लेकर इंडिया के कोस्ट पर आए, आकर के फिर वो हमको सामान दे और फिर चला जाए, हम तो पूरा टैक्स ले लेंगे उससे कि अब तो एक्सपोर्ट का टैक्स भी दे, इंपोर्ट का तो दे ही रहा है, एक्सपोर्ट का भी दे। इससे निपटने के लिए क्या होता है, इस क्षेत्र को बनाया गया वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया का मतलब आप इंडिया में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपने जहाज को यहीं रोक लो। आप पूछेंगे सर पानी में जहाज रुक जाते हैं क्या? हाँ, लेकिन कई बार छोटे जहाज नहीं रुक पाते। जिनके पास एंकर बड़े हैं वो तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे जहाज नहीं रुक पाते उनके साथ समस्या होती है। लेकिन जो जहाज यहां रुक गए वो छोटे जहाजों पर, जो इधर से आया होगा या कहीं और से आया होगा, उन पर अपना सामान लाद करके उसे टैक्स एरिया में भेज देते हैं कि जाओ भैया, ये कंटिन्यूअस जोन है। लेकिन अब ये काम इतना आसान थोड़ी है, एक जहाज से बड़ा सा सामान उतार करके दूसरे जहाज पर चढ़ाना। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पोर्ट ऑफ कॉल बनाए जाते हैं। अब ये टर्म भी थोड़ी सी ज्यादा है, पोर्ट ऑफ कॉल। अब ये क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, जैसे इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका है, श्रीलंका का हम्बनटोटा जो सपना दिखाया गया है चीन के द्वारा, उसे वो पोर्ट ऑफ कॉल का सपना दिखाया गया। मतलब कि आपके यहां पर आकर दूसरे देश का जहाज खाली होगा, उस जहाज को खाली होने के लिए आपको सुविधाएं देनी है और उससे पैसे नहीं लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, जब हम दुनिया का मैप देखते हैं तो आपको ना ये मैप ऐसे समझना चाहिए, अंडमान सी से होकर के इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल सिटी है, मतलब दुनिया का कोई भी जहाज अपना माल वहां उतार सकता है बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। मतलब वो वहां पर उतारा सामान, टैक्स ही नहीं लग रहा, यूं समझिए 0% के आसपास टैक्स पर वो अपना माल वहां उतार सकता है। उससे सिंगापुर को क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता। वो तो केवल एक प्रकार का हाईवे पर बना हुआ मिडवे हो गया, खाना खाने के लिए ढाबा हो गया। लेकिन जब ढाबे पर लोग उतरेंगे तो उन लोगों को बहुत सारे सामानों की जरूरत पड़ेगी, घूमने के लिए धन दौलत की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जब उन्हें जरूरत कई प्रकार की पड़ती हैं तो उनका लिए ऑप्शन क्या होता है कि वो एक शहर ऐसा चाहते हैं जहां पर वो घूम फिर के आ सके। जहाज कई कई दिनों से चले आ रहे होते हैं। आप सोचो, वो जो दक्षिण अफ्रीका से चला हुआ चीनी जहाज था वो 5 मई का चला हुआ था, 15 मई को जाके डूबा है। इतने दिनों से चले आ रहे जहाज हैं तो वो भी रेस्ट करना चाहते हैं। जब वो रेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है ना, वो पोर्ट ऑफ कॉल पे अपना सामान उतार देते हैं। अपना रिफ्यूलिंग करना, घूम के आना, उनके लिए वो एक हाईवे पे मिडवे जैसा है। जैसे आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे हाईवेज पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत होटल्स बने होते हैं, वहीं पर ही मॉल बना हुआ है, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है। एग्जैक्टली सिंगापुर ऐसा ही है। जब आप जहाज से जा रहे हो तो रुक करके आपको तफरी मारने के लिए बढ़िया जगह दे दी। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख करके भारत निकोबार में, ये जो बिल्कुल यहां का एरिया है, यहां ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट योजना ला रहा है, जिसमें भारत का प्रयास है जैसे सिंगापुर में माल बिना टैक्स के उतरता है, निकोबार में भी हम वैसा ही करेंगे। हम इंडिया के अंदर तो ये कह नहीं सकते कि हम अपना टैक्स छोड़ दें। कौन सा टैक्स? कस्टम ड्यूटी छोड़ दें, फिर तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए, जैसे सिंगापुर डेवलप हो गया, ऐसे अगर हम निकोबार को डेवलप करना चाहें तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। हम यहां पर जहाजों को रोकेंगे, दुनिया भर में कहीं भी जाना हो हमारे यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करो और वेट करो। आ गई बात समझ में? चीजें रिलेट कर पा रहे हो? तो ये कंटिन्यूअस जोन क्या हुआ? कंटिन्यूअस जोन वेटिंग एरिया हुआ। एक प्रकार से इसी कंटिन्यूअस जोन को सब लोग टारगेट करते हैं। दुनिया भर के देश इसी कंटिन्यूअस जोन की वजह से अपने अपने पोर्ट डेवलप करते हैं। तो कोलंबो पोर्ट हो श्रीलंका का, या हम्बनटोटा हो भारत का, निकोबार हो, दुनिया के जितने भी पोर्ट सिटी डेवलप होते हैं ना, उनके पीछे का सपना यही होता है कि एक दिन हमें ऐसा बनना है। कैसा? सिंगापुर जैसा। ठीक है, कारण यहां टैक्स लगता है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इतना ज्यादा आज तक आप लोगों ने इस विषय पर चिंतन भी नहीं किया होगा। मैंने आज आपको समुद्री ज्ञान इतना दे दिया है। ये वो ज्ञान है जो पढ़ करके निकल जाते थे। अक्सर ये स्लाइड इतनी सी है, इसको बस रीडिंग दी और पढ़ा के निकाल सकता था। लेकिन ये ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा विवाद ही यहीं फैला हुआ है, सारे झगड़े यहीं हो रहे हैं। झगड़े क्यों? साउथ चाइना सी के अंदर चीन ने पूरा एरिया अपना बता दिया कि इसमें घुस गए तो टैक्स देना पड़ेगा।
जिनके पास दम है वो बेचारे बिना टैक्स दिए निकलते हैं, बाकी सबको टैक्स देना पड़ेगा। इससे अंदाजा लगाइए दुनिया में लड़ाई पानी की इसलिए हो रही है। ठीक है, वेटिंग एरिया समझ में आ गया। अब तीसरा, 200 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 350 किलोमीटर बेस लाइन से लेकर के, ठीक है, इस एरिया को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इस क्षेत्र के अंदर, इट एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल। इन दिस एरिया इंडिया हैज द राइट टू साइंटिफिक रिसर्च। आपको पानी में कोई खोज करनी है। पानी में खोज क्या कर रही है? जैसे कि कई बार आपने सुना होगा भारत के द्वारा डीप सी मिशन लॉन्च किए गए हैं। डीप सी मिशन का मतलब क्या होता है? समुद्र की गहराइयों में जाकर के समुद्र के अंदर जो नॉड्यूल्स स्थित हैं उनकी जानकारी जुटाना, नॉड्यूल्स के माध्यम से मतलब समुद्र के गहराइयों में छुपे हुए जो खनिज हैं उनको निकालना, समुद्र के अंदर अध्ययन करना, समुद्र की टोपोग्राफी को समझना, ऐसी स्थिति में। ठीक है ना? अच्छा, हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर HAS का बैच लॉन्च हो गया है। अमन लिख रहे हैं सर आज तो बहुत मजा आ गया। मजा इसलिए आ रहा ना क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैं इन चीजों को उड़ा देता हूं कि ठीक है पढ़ लेना, लेकिन ये चीज क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल डिस्कशन में चल रही है, ऐसी स्थिति में ये ना पता होना तो भी वो एक लॉस है। मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान इसलिए दे दिया जाए क्योंकि काम की बात है, हर डिस्कशन में ये इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम छोड़ देते हैं इन चीजों को। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लैम्प्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कुछ भी आपको ऐसा करना हो जो इन क्षेत्रों के अंदर नए द्वीप का निर्माण करना हो या संसाधनों का दोहन करना हो, आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। अब एक बड़ी चीज है यहां पर, और वो क्या है? हम सोचने के लिए तो सोच लेते हैं कि यहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन असल मायने में यहां पर केवल साइंटिफिक रिसर्च ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप अपनी रिस्क पर जा रहे हैं, कोई दूसरा भी वहां पर आएगा, आप आपस में झगड़ते हैं, आप बच के आते हैं, वो आपकी रिस्क है। लेकिन अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो आप किसी और को आने से इसमें नहीं रोक सकते। ठीक है, इसमें आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश इन क्षेत्रों में जाकर के युद्ध अभ्यास करते हैं। आप कई बार सुनते हैं ना, भारत ने दक्षिण अफ्रीका, ये हिंद महासागर के अंदर वो किया, अरब सागर में जाकर के नेवल एक्सरसाइज की। वो क्यों की? क्योंकि ये क्षेत्र रिसर्च के लिए है, और एक्सरसाइजेस इटसेल्फ रिसर्च ही तो है। हम सीख रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो वो EEZ के अंदर होता है। उम्मीद है आपको अब ये बात भी समझ में आ गई हो। क्लियर हो गया? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पर एक बैनर लगा होता है, आपने पता नहीं देखा या नहीं, आपके जंक्शन का नाम लिखा होता है या स्टेशन का नाम लिखा होता है, और उसके नीचे लिखा होता है मा से त। अगर नोटिस किया हो तो 3 शब्द लिखे होते हैं। क्या? मा से त, मा सत दूरी। अब पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, जो जहां पर स्टेशन का नाम लिखा होता है वहां पर यह टर्म लिखा हुआ होता है। अब ये मा सत दूरी क्या होता है? माध्य समुद्र तल से दूरी, माध्य समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा लिखा होता है। अब ये क्या कहानी है साहब? और आपके यहां पर समुद्र कहां आ गया? अब जैसे मैं अलवर की बात करूं, रेगिस्तान वाला एरिया राजस्थान, वहां समुद्र कहां से आ गया? वहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसको भी समझ लीजिए। अब माध्य समुद्र तल क्या होता है ये समझ लीजिए। असल में साथियों, समुद्र के अंदर ज्वार और भाटे चलते रहते हैं। ज्वार, पानी ऊपर आया, टाइड्स एंड एब्स, पानी ऊपर आया, पानी नीचे चला गया, पानी का ऊपर नीचे जाना आना लगा रहता है। लेकिन पानी ऊपर आया और पानी नीचे चला गया, इनका एक औसत निकाल लिया जाए तो वो पानी का सरफेस कहलाता है। और उस पानी के सरफेस से भारत के हर एरिया का ऊंचाई डिसाइड किया जाता है कि ये क्षेत्र इसकी तुलना में अन्य क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, संपूर्ण भारत को समुद्र के तल से नापा गया है। पहले ये मुंबई के सामने स्थित समुद्र से नापा जाता था, फिलहाल ये चेन्नई के सामने से नापा जाता है। ठीक है ना? ये जानकारी मैंने आपको दी भी है, आप इसे देख भी सकते हैं। माध्य समुद्र तल क्या होता है, ये रहा मीन सी लेवल। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो चेन्नई है उसके सामने का जो समुद्र है उसके आधार पर पूरे देश के अन्य क्षेत्रों की ऊंचाई नापी जाती है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। जो भी आप पहाड़ों की ऊंचाई नापते हैं, नापते कहां से हैं? हमें तो पहाड़ छोटा सा ही दिखाई दे रहा है, ये इतना ऊंचा कैसे हो गया?
तो वो इतना ऊंचा इसलिए हो गया क्योंकि उसको लेवल समुद्र के लेवल से नापा जा रहा है। कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं या फिर नॉलेज में भी पढ़ रहे होते हैं कि फलाने पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, पर्वत की ऊंचाई इतनी है। यार ऐसा तो नहीं लग रहा, 10 किलोमीटर ऊंचा कहां है ये। जब हिमालय भी अपन जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमें टॉप आराम से दिख रहा होता है, पहाड़ का टॉप ये रहा, पर्वत का टॉप दिख तो रहा है यार। ये इसको फिर ये क्यों कह रहे हैं इतना किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर इतना होगा क्या, 5 किलोमीटर इतना होगा। 5 किलोमीटर में भाई साहब पहाड़ दिखे नहीं। अरे महाराज ऑलरेडी आप समुद्र तल से कई किलोमीटर तो गाड़ी चला के ऊपर आ गए हैं गोल गोल घूमते घूमते आप ऊपर तक चले आए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक विद्यार्थी लिखे केदारनाथ में भी ऐसा था। सब जगह जहां जहां सरकार को हाइट आपको बतानी होती है, फिर सर रेलवे स्टेशन पे क्यों बताते हैं, वहां थोड़ी ना नाव आ रही है, वहां इसलिए बताते हैं क्योंकि जब पटरियां डलती हैं ना तब ये जरूरी होता है पटरियों के जो आपका इंजन चलता है वो प्लेनर सरफेस पर चलता है, यानी ट्रेन प्लेनर सरफेस पर चलती है। अगर सरफेस ऊंची और नीची हो रही है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ और घट सकती है। पटरियां अगर यूं जिगजैग होने लग गई तो ट्रेनों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए रेलवे स्टेशनों पर विशेष रूप से यह याद दिलाने के लिए कि इनसे ऊंचा नीचा ना हो जाए, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एंगल लेकर के ही पटरियां ऊंची की जाती हैं या नीची की जाती हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए ये रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि रेल के लिए ब्रेक लगाना मजाक नहीं है। ढलान पर अगर रेल आ जाए तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं, है ना, वो तो पूरा वजन ही उसको धक्का देके आगे ले जाएगा। इसीलिए उम्मीद है अब आप इस बात को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? यहां तक सारी जानकारी काफी इंटरेस्टिंग थी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, महासागर क्या है ये मैंने बता दिया, ये क्षेत्र क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब जो भी विभिन्न स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट लिख दिए थे, उनसे गुजारिश है कि यदि वो चाहते हैं कि भारत की तटीय रेखा इसके बारे में अगर प्रश्न आ जाए तो क्या जवाब हो, ये सारे उनके पास में दिए गए पॉइंट्स हैं। भारत के तटीय सीमा के लाभ और नुकसान अगर आपसे पूछ लिए जाएं, मेंस जैसे आरएएस मेंस की जब आप तैयारी करेंगे वहां पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, मैं जो आरएएस मेंस के लिए लेकर के टीम आ रहा हूं, असल में उनका उद्देश्य आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन ऑफलाइन के टीचर्स को मैं ऑनलाइन लेकर आऊं, जो आपको क्या होता है ना, आप जिस तरह की अभी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं उसमें रीडिंग हैबिट तो है आपकी, राइटिंग हैबिट नहीं है। और ऑनलाइन के साथ बड़ी चैलेंज क्या हो रही है, बच्चों की राइटिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पा रही है। इसीलिए जब मैं टीचर्स को हायर कर रहा हूं तो उनसे विशेष रूप से यह निवेदन कर रहा हूं कि भले ही पैसे ज्यादा खर्च होंगे मेरे, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक क्लास चलेंगी उतना मुझे पेमेंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मैंने कहा उनकी चिंता छोड़िए, बच्चों को बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके से पढ़ाइए। मतलब आप उन्हें प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखना, आंसर राइटिंग करना, इस पॉइंट में ये बातें लिखी जाएंगी, ये सिखाना। क्योंकि मेंस बिल्कुल अलग गेम होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, मेंस रिटन टेस्ट का होता है। और जब मेंस के अंदर आप एंट्री करते हो ना तो इस तरह के पॉइंट्स ही आपके आंसर को बढ़ाते हैं, है ना। तो आंसर राइटिंग इटसेल्फ किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी में, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन पर टिकी होती है, वो राइटिंग पर टिकी होती है, इसलिए मैं टीचर्स भी ऐसे लेके आ रहा हूं जो आपको क्लास में बोल बोल कर डिक्टेट करवाएंगे, प्रॉपर वैसे ही लिखाएंगे जैसे कि किसी बोर्ड पर क्लास चल रही हो। आप लोगों को मेरे को सुन करके तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में सुनने की आदत लग चुकी है, मेरे तो शब्द प्रति सेकंड बहुत ज्यादा हैं। उनको बहुत तसल्ली से पढ़ाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं सब लोगों को कि हाँ भाई आप पढ़ाइए, बच्चों को लिखवाइए आंसर राइटिंग में। तो जब आंसर राइटिंग होती है ना, जैसे आरएएस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत की समुद्रीय सीमा का आलोचनात्मक विवेचन करिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, समुद्रीय सीमा के लाभ भी बताइए और हानि भी बताइए। लाभ और हानि इस प्रकार से लिखे जाते हैं, आप में से लाभ तो सब लोग लिख देंगे, हानि अचानक याद नहीं आती। तो ये आपको पता रहती है कि हाँ भाई भारत की समुद्र सीमा का सबसे बड़ा लाभ ये है, ये तो पता है। हानि क्या है, अरे तूफान भी तो सबसे पहले यहीं से आते हैं, आतंकी भी तो सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, दुनिया के देशों से आक्रमण भी तो सबसे तेजी से यहीं से होता है। यूरोपियंस चले आए, लैंड बॉर्डर पे तो सेना खड़ी कर सकते हो, पानी में आप तस्करी कैसे रोकोगे। किसी भी तरह से कोई एंट्री मार गया तो हमारे कोस्टल लाइन के थ्रू ही तो हमारे ऊपर मैक्सिमम लोग आए थे, समुद्री लुटेरे इसी तरह से तो आए। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है आप लोगों को यहां तक की सारी कहानी।
ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ कोस्टल मैंने बता दिया, ये बता दिया। अब आती है भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र में। भारत एज एन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने महाद्वीप पढ़े थे, जब हमने वर्ड पढ़ा था तो हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पढ़ा, हमने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। हाँ भाई, तमाम साथी जो हमारे नए साथी हैं वो भी पूरा वर्ल्ड मैप की पुरानी क्लासेस उठाकर देख लीजिए एक बार, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाए। तो नॉर्थ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब पढ़ा आपने। ये तो थे महाद्वीप, लेकिन इनके बीच में, कॉन्टिनेंट के बीच में एक और चीज बनती है और वो है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बोले तो उपमहाद्वीप। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऐसी स्थिति में महाद्वीप कहा किसे जाता है? महाद्वीप कहा जाता है जहां की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया के केस में कहा जाता है कि इंडिया के आसपास के देश, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं, नेपाल, भूटान, जो इंडिया जैसे ही हैं। जैसे अगर किसी को नेपाल जाना है, वो हिमाचल जाए, उत्तराखंड जाए और नेपाल जाए, खास अंतर नहीं होगा, लगभग वैसा ही कल्चर फॉलो होता है, वैसे ही लोग रहते हैं, वैसे ही घर हैं, वैसा ही सब कुछ है। ऐसे ही अगर आप भूटान जा रहे हैं तो सिक्किम जाएं चाहे भूटान जाएं, लगभग एक जैसी फीलिंग आएगी। आप पश्चिम बंगाल जाएं या बांग्लादेश जाएं, एक जैसी फीलिंग आएगी। आप भारत के पंजाब जाएं या पाकिस्तान के पंजाब जाएं, एक जैसी फीलिंग आएगी। कहने का मतलब यह है कि ये क्षेत्र, तमिलनाडु जाएं या केरला जाएं, फीलिंग एक जैसी आएगी। केरला जाएं चाहे श्रीलंका जाएं, एक जैसी फीलिंग आएगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जो कि रिजेंबल करते हैं आपस में ज्योग्राफिकली एक दूसरे से, उन्हें एक जैसे महाद्वीप में रखा गया। तो महाद्वीप का मतलब प्रॉपर उपमहाद्वीप में रखा गया। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसा, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स है। मालदीव्स, आप लक्षद्वीप जाएं या मालदीव जाएं, एक जैसी फीलिंग आती है ना। इस वजह से हम इस क्षेत्र को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहां पर देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इंडिया जैसे ही हैं। महाद्वीप के अंदर एक विशिष्टता होती है, तो उपमहाद्वीप में वो एक स्पेसिफिक, जैसे आसियान देशों को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन देशों को एक साथ ट्रीट करते हैं, ऐसे ही भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर इन देशों को एक साथ ट्रीट किया जाता है। ये 7 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। जहां तक बात हो भारत के खुद की, भारत में खुद में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हालांकि मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आपको पूरी तरह से याद होंगे भारत के 28 राज्य, लेकिन साथियों मैं ये भी चैलेंज कर सकता हूं कि आप एक सांस में, आप में से 75% बच्चे ऐसे हैं जो 28 राज्यों के नाम नहीं लिख पाएंगे। यह हालांकि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप में से 75% बच्चे एक बार में तो नहीं लिख पाएंगे। फिर वो काउंट करने जरूर बैठे, क्या रह गया क्या रह गया, और फिर भी उनके दिमाग में आने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा कि यार ये रह गया था। इसीलिए एक बार आप अपने मैप को प्रॉपर तरीके से देख लें। और दूसरी गारंटी तो 90% ले सकता हूं, और वो ये है कि आप में से 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि कौन सा यूनियन टेरिटरी कहां है। अगर मैं अभी भी बोल दूं ना कि मैप देख करके भी दादर नागर हवेली कहां है मार्क कर दो, नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मैं अगर आपसे यह बोल दूं कि पांडिचेरी मार्क कर दो कहां है, नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंडिया के मैप को तसल्ली से आज रात को सोने से पहले देखना, प्रॉपर तरीके से मार्क करना कि यह यूनियन टेरिटरी कहां है। चंडीगढ़ मार्क करना कहां है, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली कहां है मार्क करना, क्योंकि मैप में आपको वो बहुत छोटे छोटे से सेक्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए जो बातें मैंने बोली, अगर आप, क्योंकि मैंने यहां पे सब कुछ दिखाया हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मुंबई, मुंबई के ऊपर सिलवासा, ये रहा महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर दादर नागर हवेली, गुजरात के ही बॉर्डर पर दमन दीव करके एक जगह आपको यहां पर यूनियन टेरिटरी में दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब हम पौंडीचेरी की बात करते हैं तो पौंडीचेरी ये रहा, पौंडीचेरी का ही एक यूनिट है कराईकल, वो यहां पर है, और एक हिस्सा इसका माहे में स्थित है, यानी कि केरल के अंदर स्थित है। इसी वजह से, इसी प्रकार से एक क्षेत्र इसका यहां पर यमन आंध्र प्रदेश में है। यानी अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो पांडिचेरी इटसेल्फ एक यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैली हुई है। कहां कहां पर पांडिचेरी फैली हुई है? यमन में, जो कि स्थित है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी फैला हुआ है माहे में, माहे कहां पर स्थित है? केरला में। और पांडिचेरी फैला हुआ है खुद तमिलनाडु के अंदर, और पांडिचेरी का एक स्थान और है कराईकल, वो भी तमिलनाडु के अंदर। यानी 3 राज्यों के अंदर पांडिचेरी स्थित है।
अपन जो बोलते हैं ना पांडिचेरी जाना है, पांडिचेरी के अंदर यमन, कराईकल, माहे, इन तीनों में एक बार में तो पांडिचेरी के जितने भी नेता हैं वो आसपास भी जा नहीं पाते। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसलिए मेरी गुजारिश है एक बार के लिए आप सब लोग तसल्ली से इन सारे की सारे जो राज्य हैं इनके नाम लिखिए, प्रॉपर अभ्यास करिए। आज के लिए इतना ही, फिर यहां से आगे ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इंडिया के बारे में हम यहां से आगे फिजिकल इंडिया शुरू करेंगे, जिसमें कि भारत के साथ में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कोबर थ्योरी क्या है, सिंक्लाइन थ्योरी क्या है, तमाम बातें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है? किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। रीता लिख रही है, सर इंडिया के मैप में श्रीलंका क्यों दिखाते हैं? बेटा इंडिया के मैप में बांग्लादेश क्यों दिखाते हैं? इंडिया के मैप में नेपाल क्यों दिखाते हैं? भूटान क्यों दिखाते हैं? मैंने कहा ना, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए दिखाते हैं। सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इनके बिना इंडिया कॉन्टिनेंट अधूरा लगता है। ठीक है? शिवानी थैंक यू सो मच। ललित, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। थैंक यू सो मच भाई, नोटिफिकेशंस बने ही आने के लिए हैं, है ना, लेकिन हम हमारी लिमिटेशंस पर काम करेंगे। स्वीटी लिख रही है, बहुत सारी चीजें बता दी सर आपने, पहली बार इतनी डीपली जानी ये सब बातें। हाँ बेटा, वो मेरे मूड के ऊपर होता है, मतलब समटाइम्स मैं किसी भी शब्द पर कई घंटे बोल सकता हूँ इतना कचरा भरा हुआ है मैंने मेरे दिमाग में, तो आज लगा कि इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। ठीक है? नरेश, यू आर ग्रेट। भैया मैं ग्रेट नहीं हूं, कंटेंट ग्रेट होता है। मैं तो टीचर हूं जो उधर से उधर की बातें सुनाता रहता हूं। शुभम आचार्य जी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अलॉन्ग विद योर स्टेट पीसीएस। बहुत ही अच्छी बात है भाई, त्रिपुरा के अंदर बहुत ही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यूपीएससी का बैच कब लाएंगे? हर्ष पाटिल, भैया एक बार सारी चीजें ढंग से शुरू हो जाएं तब, क्योंकि देखिए मैं अकेला सब नहीं कर सकता, ये आप भी मैं तो मेरी क्लासेस चला ही रहा हूं, मुझे तो जरूरत भी नहीं है, मतलब मेरी तो क्लासेस चल गई। लेकिन अगर मुझे अब कहीं पे भी उतरना है ना तो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए तो वैसा करने के लिए पूरी टीम को लेकर आना और उनसे काम कराना, ये थोड़ा ट्रबलसम जॉब है, लेकिन उसको कराने में समय हल्का सा लगेगा, लेकिन मैं लगा हुआ हूं। ठीक है? अंकित कुमार लिख रहे हैं, मजा आ गया सर जी, आज तो नींद मस्त आएगी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अभी हमारा YouTube पर एक और सेशन है, अभी हम वो करने जा रहे हैं। 2000 का नोट बंद हो गया।